हाय गाइस। तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं जो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि हम एपी ले या एआर ले या किस प्रोफाइल के लिए हमें जाना चाहिए, किस प्रोफाइल की क्या ग्रोथ है। अगर हमारी क्वालिफिकेशन बीए है तो क्या हम एपी में जा सकते हैं, बीएससी है तो क्या हम एपी में जा सकते हैं, या फिर अगर हम कॉमर्स ग्रेजुएट है तो किस प्रोफाइल में जा सकते हैं, किसमें कम्युनिकेशन अच्छे चाहिए, किसमें को एवरेज कम्युनिकेशन से भी काम चल जाएगा। So ultimately, the topic is AP और AR, which one is best for you? सो इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे? इसके अंदर हम कवर करेंगे कि ये एपी और एआर सबसे पहले तो ये होते क्या है, और एपी और एआर को हम किस नाम से और जानते हैं। इसके अलावा कि एसएपी के अंदर कौन से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो इस प्रोफाइल को सूट करते हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसके लिए आप एपी और एआर में जा सकते हो, आपका कम्युनिकेशन लेवल क्या होना चाहिए जिसके लिए आप एपी और एआर के लिए एलिजिबल हो, कौन कौन सी कंपनीज जो है वो हायर करती है और जो पैकेजेस होते हैं वो कितने जाते हैं एज अ फ्रेशर लेवल पे और एक्सपीरियंस लेवल पे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एपी की, एपी का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अकाउंट्स पेबल। पेबल यानी कि जहां पे हमने पैसा देना है। अब पैसा देना किसको होगा? जिससे हम सामान खरीदते हैं। यानी कि एपी इज द मनी डेट अ कंपनी ऑन टू इट्स क्रेडिटर। एपी वो पैसा है जो कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स को पे करना है। क्यों पे करना है? बिकॉज कंपनी हैज परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इट्स वेंडर्स और कस्टमर। क्योंकि कंपनी ने अब जो है गुड्स और सर्विसेज परचेज करे हैं वेंडर से। वेंडर जिन्हें हम सप्लायर कहते हैं और जिन्हें हम क्रेडिटर भी कहते हैं। सो ये तो होता है एपी, जिसका आप इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि ये एपी जो है ये होता क्या है। सो एपी का मतलब होता है कि एपी वो हमारा पैसा होता है जो हमने कंपनी को जो है अपने सप्लायर्स को देना होता है, क्योंकि कंपनी ने गुड्स एंड सर्विसेज उनसे परचेज करे। फिर क्वेश्चन तो ये आता है कि ये एआर क्या होता है। तो एआर का अगर मैं मीनिंग देखूं तो एआर का मतलब होता है अकाउंट रिसीवेबल। सो अकाउंट रिसीवेबल यानी कि रिसीवेबल जहां से पैसा लेना है। अब पैसा लेना किससे होगा? पैसा लेना हमें अपने कस्टमर से होगा। यानी कि एआर वो हमारा अमाउंट होता है। एआर इज द अमाउंट दैट अ कंपनी हैज अ राइट टू रिसीव फ्रॉम इट्स कस्टमर। यानी कि एआर वो पैसा होता है जो कंपनी का राइट होता है रिसीव करना अपने कस्टमर से। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने कस्टमर को क्या किया? सामान जो है बेचा है। सो जहां हम बेचते हैं तो वहां रिसीवेबल आता है, और जहां हम खरीदते हैं तो वहां पर पेबल आता है। सो ये दोनों के बेसिक डिफरेंस होते हैं अकाउंट्स पेबल और अकाउंट रिसीवेबल में। पेबल जहाँ पे हम खरीद रहे हैं, पैसा देना है। रिसीवेबल जहां हम सामान बेच रहे हैं और वहां से हमने पेमेंट जो है लेनी है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, और ये आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास कॉल्स आती हैं कंपनी से तो ये नहीं कहते कि आप एपी के प्रोफाइल में काम कर रहे हो या एआर के प्रोफाइल में काम कर रहे हो। सो इसके अनदर नेम भी होता है। यानी कि एपी जो है उसे हम पी टू पी के नाम से जानते हैं। पी टू पी बोले तो प्रोक्योर टू पे। और प्रोक्योर का मतलब होता है किसी चीज को परचेज करना, यानी कि इसे हम परचेज टू पे भी कह सकते हैं। तो पहले हम परचेज कर रहे हैं, उसके बाद हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम एपी को पी टू पी भी कहते हैं। सो जनरली जब आपके पास किसी कंपनी से कॉल आता है, वहां पे हायरिंग चल रही होती है एपी या फिर पी टू पी की, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये एपी और पी टू पी में क्या फर्क होता है। बोथ आर सेम। लेकिन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है एपी और पी टू पी में क्या डिफरेंस होता है, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। सो एपी को हम पी टू पी भी कहते हैं, प्रोक्योर टू पे भी कहते हैं। यानी कि प्रोक्योर का मतलब होता है पहले परचेज करना, फिर उसके बाद उसकी पेमेंट करनी। अब पी टू पी एक एंटायर साइकिल है। यानी कि अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ होली आ रही, कंपनी को कलर्स चाहिए, कंपनी का मटेरियल खत्म हो गया, प्रोडक्शन में देखा कि मटेरियल खत्म हो रहा है तो उसे मटेरियल चाहिए। कंपनी को जो है अपने स्टाफ के लिए जो है स्टेशनरी चाहिए, तो पहले रिक्वायरमेंट आती है। उसके बाद ये रिक्वायरमेंट जो होती है परचेज टीम के पास जाती है। परचेज टीम जो है वो वेंडर एक्सप्लोर करती है, उनसे कोटेशंस मंगवाती है, उनके प्राइस फाइनलाइज करती है, फिर वेंडर फाइनल होता है, फिर एक एग्रीमेंट बनता है जिसे हम परचेज ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद वेंडर जो हमारा सप्लायर है वो हमें मटेरियल देता है। मटेरियल जो होता है वो स्टोर कीपर रिसीव करता है। उसके बाद हमारे पास यानी कि अकाउंट्स पेबल टीम के पास इनवॉइस आता है, उस इनवॉइस को हम प्रोसेस करते हैं, फिर पेमेंट टीम उसकी पेमेंट करती है। सो ये जो सारी एक्टिविटीज होती है, ये सारी एक्टिविटीज इस पी टू पी के अंदर होती है। सेम यहाँ व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एआर? ये एआर है। सो एआर का जो अनदर नेम है, गलती से मैंने यहाँ पे एपी लिखा हुआ है। सो एआर का जो अनदर नेम होता है वो होता है ओ टू सी। ओ टू सी का मतलब होता है ऑर्डर टू कैश।
यानी कि पहले कंपनी के अंदर ऑर्डर्स आते हैं, हमने सामान बेचना है, किस कस्टमर को सामान बेचना है, ऑर्डर आते हैं, हम सामान उन्हें बेचते हैं। हम जब सामान बेचते हैं तो बिल जनरेट करते हैं और फाइनली कस्टमर हमें पेमेंट करता है। सो एआर को हम ओ टू सी के नाम से भी जानते हैं। अगेन ओ टू सी एक पूरी साइकिल होती है। पहले हो सकता है कि हम जो कस्टमर हमारे यहाँ पे इंक्वायरी कर रहा हो, इंक्वायरी कर रहा हो तो हम उसे कोटेशन शेयर कर रहे हो। फाइनली वो हमसे सामान खरीदेगा तो सेल ऑर्डर क्रिएट होगा। फिर सेल ऑर्डर क्रिएट होगा तो मटेरियल जो है उसके पास जाएगा, हमारे यहाँ से मटेरियल रिलीज होगा। मटेरियल रिलीज होगा तो साथ साथ हम उसे बिल भी जनरेट करके देंगे और फाइनली कस्टमर हमें पेमेंट करेगा। सो दिस इज ऑर्डर टू कैश। सो ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एआर? एआर मींस ऑर्डर टू कैश। हो सकता है जब आपके पास कॉल आए किसी कंपनी से, आपसे पूछा जाए कि आप ऑर्डर टू कैश की नॉलेज है या उस पर काम कर रहे हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज, एआर को ही हम ओ टू सी भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें एसएपी के कौन कौन से मॉड्यूल्स जो है वो कवर होते हैं। ठीक है। इसमें एसएपी जो एक जर्मन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसकी आजकल काफी डिमांड है, जो एक ईआरपी का पार्ट होता है। तो अगर आप एपी या पी टू पी का प्लान कर रहे हैं, अगर आप अकाउंट्स पेबल या प्रोक्योर टू पे का प्लान कर रहे हैं, तो इसके अंदर दो मॉड्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक है एसएपी के अंदर एमएम, जिसे हम मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं, और दूसरा है एफआई। एफआई को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। यानी कि ये दो मॉड्यूल से ही पूरा एंटायर पी टू पी बनता है। यानी कि जब रिक्वायरमेंट्स आती हैं कंपनी के पास कि हमें ये मटेरियल चाहिए, ये स्टेशनरी चाहिए या कुछ भी सामान चाहिए, तो वो सबसे पहले जो है, जो भी टीम जो है अपनी रिक्वायरमेंट रेज कर रही है, वो परचेज टीम के पास जाता है। ठीक है। यानी कि परचेज टीम फिर वेंडर एक्सप्लोर कर रही है, सोर्सिंग वाला पार्ट देखती है, वेंडर फाइनलाइज करती है। सो सबसे पहले एमएम का पार्ट आता है, सारा मटेरियल जो मैनेज करना होता है वो मटेरियल मैनेजमेंट में आता है। और फाइनली जब हमारे पास जो कस्टमर, जो हमें वेंडर सामान बेचता है, उसका इनवॉइस जो आता है, उस इनवॉइस को हमें प्रोसेस करना होता है, वो काम एफआई का होता है। यानी कि ये जो पी टू पी होती है वो इन दोनों कॉम्बिनेशन से मिलाकर बना हुआ होता है। या फिर अगर मैं एपी की भी बात करूं, सेम अगर मैं एआर की बात करूं, तो एआर के अंदर जो दो मॉड्यूल्स होते हैं वो होते हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई कस्टमर को मुझे सामान बेचना है तो जनरली उसका सेल ऑर्डर बनता है। सेल ऑर्डर बनेगा तो इनवाइस जनरेट होगा, इनवाइस जनरेट होगा तो जो है उसकी पेमेंट्स हमारे पास आएगी। तो सबसे पहले जो है सेल्स का काम आता है, फिर फाइनेंस का काम आता है। सो एआरओ या ओ टू सी है वो इन दोनों मॉड्यूल्स को बना के जो है वो बनता है। सो एसएपी के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ फंक्शनल मॉड्यूल होते हैं, कुछ टेक्निकल मॉड्यूल होते हैं, लेकिन जो इन दोनों प्रोफाइल्स के लिए मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ये तीनों मॉड्यूल्स होते हैं, और इन तीनों की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि अगर हमें इस प्रोफाइल के अंदर अपना करियर बनाना है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं अपने करियर बनाने के लिए, और अगर आप बी कॉम, एम कॉम, बीबीए या एमबीए, यानी कि अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है, तो आप अकाउंट्स पेबल के लिए एलिजिबल है। बेशक पेबल हो और बेशक ही रिसीवेबल हो। यानी कि अगर आप बी कॉम, एम कॉम, बीबीए और एमबीए है, तो आप इन दोनों ही प्रोफाइल्स के अंदर जा सकते हैं। यानी कि एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट है, तो दोनों प्रोफाइल्स के अंदर आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आप जो है नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, लाइक आप बीएससी है, एमएससी है, बीसी है, एमसी है, या मैं कहता हूँ मास कम्युनिकेशन आपने कर रखा है, या फिर आपने कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्होंने होटल मैनेजमेंट कर रखा होता है, या कोई बीटेक मैकेनिकल भी होते हैं, तो वो सिर्फ जो है इस एआर के प्रोफाइल के अंदर जो है जा सकते हैं। वो लोग एपी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर अकाउंटिंग वाला पार्ट ज्यादा होता है एपी में, तो इसके लिए वो एलिजिबल नहीं होते। सो कंपनी कई बार हायरिंग निकालती है तो वो ये चीज मेंशन करती है एपी के अंदर स्पेसिफिकली, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डालती है कि मुझे जो है बीकॉम, एमकॉम, बीबीए और एमबीए वाला कैंडिडेट ही चाहिए। और जब वो एआर के लिए हायरिंग निकालती है तो वो ये चीज मेंशन कर देती है, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। कोई भी ग्रेजुएट जो है वो अप्लाई इसके लिए कर सकता है। ये तो बात हुई आपकी एलिजिबिलिटी की। अब एलिजिबल तो आप हो गए, आपका क्वेश्चन आता है कि आपका कितना इंग्लिश का लेवल होना चाहिए, आपकी स्पीकिंग इंग्लिश कैसी होनी चाहिए। सो एपी के अंदर एवरेज कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। यानी कि अगर आप जो है इंग्लिश बोल सकते हो ठीक ठाक, ठीक है, ये आपके एवरेज कम्युनिकेशन है, समझ सकते हो, तो आप एपी के प्रोफाइल के लिए आप इजीली जा सकते हो। आप एपी के प्रोफाइल आपको सूट करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आप किसी भी क्लाइंट के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं होता, फॉरेन क्लाइंट के साथ। तो यहाँ पे जो है आपके, अगर आपने एक बार एंट्री भी ले ली तो आपको ऐसा इतनी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप एआर के प्रोफाइल के लिए हो तो यू मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। आपकी इंग्लिश जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि इसलिए अच्छी होनी चाहिए, कई बार क्या
होता है, हमारा क्लाइंट इंटरेक्शन हो जाता है। कई बार हमें अपने क्लाइंट से कहना पड़ता है यार हमने जो है आपने पेमेंट कर दी लेकिन रेमिटेंस नहीं शेयर करी, वो रेमिटेंस शेयर करो। ठीक है, तो जहाँ पे क्लाइंट इंटरेक्शन हो जाता है वहाँ पे आपके कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे होने चाहिए। कई बार मेल लिखना पड़ जाता है तो वहाँ पे जो है आपके कम्युनिकेशन अच्छे होने चाहिए। कल को जब आप जॉब भी चेंज करोगे एआर के प्रोफाइल के लिए, अगेन वहाँ पे आपके कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे होने चाहिए। सो इफ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल तो आप जो है एआर प्रोफाइल के लिए जा सकते हो। यानी कि कई बार बच्चे मुझे यूट्यूब पे भी पूछते हैं कि सर हम बीए ग्रेजुएट हैं तो क्या हम एआर के लिए एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल हो, अगर आपके कम्युनिकेशन अच्छे हैं तो। ठीक है, तो अगर आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हो एंड यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल यू कैन इजिली गो फॉर एआर। लेकिन अगर आपके एवरेज कम्युनिकेशन स्किल है तो आपको जो है अकाउंट्स पेबल प्रोफाइल के लिए जाना चाहिए। आप कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किस लेवल का जो है आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं कि कौन कौन सी कंपनी हायर करती है। तो सबसे ज्यादा जो हायरिंग करती है अकाउंट्स पेबल और रिसीवेबल के लिए वो जेनपेक्ट है, एक्सेंचर है। इसके अलावा कैप जेमिनी बहुत ज्यादा हायर करता है, ई एक्सेल सर्विसेज बहुत ज्यादा हायर करता है। ठीक है, बाकी अगर मैं अदर कंपनीज की बात करूं इनमें हायरिंग कंपैरेटिवली कम होती है। सो सबसे ज्यादा जो हायरिंग निकलती है वो जेनपेक्ट में निकलती है, एक्सेंचर में निकलती है, ई एक्सेल सर्विसेज में निकलती है या कैप जेमिनी में निकलती है। ऑल दो बच्चे यहाँ से डब्ल्यूएनएस में भी प्लेस्ड है, केपीएमजी में भी प्लेस्ड है, पीडब्ल्यूसी में भी प्लेस्ड है, ईवाई में भी प्लेस्ड है, टीसीएस में भी प्लेस्ड है, टेक महिंद्रा, सेपिएंट, वर्लपूल, सैमसंग, इवन एस्टन कार्टर हो गया जो रिसेंटली प्लेस्ड हुए हैं बच्चे। सो अलग अलग प्रोफाइल्स के अंदर कंपनी में बच्चे जो है वो प्लेस्ड है। लेकिन जनरली जो हायरिंग सबसे ज्यादा निकलती है वो नंबर वन पे जेनपेक्ट, सेकंड पे एक्सेंचर, थर्ड पे ई एक्सेल सर्विसेज और फोर्थ पे कैप जेमिनी। इन कंपनीज के अंदर सबसे ज्यादा हायरिंग होती है। तो ये भी हमें पता चल गया हायरिंग होती है। और जनरली ये जो कंपनीज होती है वो आपको नौकरी.com के थ्रू ही पिक करती है। नेक्स्ट आता है, चलो ये तो हमें बात हम पता चल गई कि भाई कितना जो है हमारा जो है कौन कौन सी कंपनी हमें हायर करेंगे। अब क्वेश्चन आता है किस पैकेज पे हायर करेंगी। तो अगर अगर आप फ्रेशर हो बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो आपका जो मिनिमम पैकेज जनरली, जैसे अभी एक्सेल में एक दो बच्चे बिल्कुल ही फ्रेशर लेवल पे गए हैं तो उनका जो पैकेज गया है वो 2.5 टू 3 के बीच में गया है। 2.5 टू 3 के बीच में क्या है, लेकिन जनरली जो इनका पैकेज का ब्रैकेट होता है वो होता है 2.5 टू 3.5 लाख, यानी कि 20,000 टू 30,000 का इनका एक बेसिक पैकेज जो होता है वो फ्रेशर के लिए होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस होल्डर के लिए, हो सकता है आपका जो पैकेज अभी आप 1 साल से कम कर रहे हो, आपका पैकेज 3 लाख का है या 3.5 का है या 4 का है, आपको 2 साल हो चुके हैं। सो जनरली आपको 30% का हाइक मिलता है, या डिपेंड करता है कंपनी को, अगर आपको जल्दी रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपको और भी अच्छा पैकेज जो है ऑफर कर देती है। ठीक है, सो ये जो पैकेज का पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये डिपेंड करता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट किस तरीके से है। नेक्स्ट जो है लास्ट जो है, अगर आप बात करें हमारी अवेलेबिलिटी की, तो आप जो है हम अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है जनरली बच्चे कमेंट करके जो है यूट्यूब पे हमें रीच आउट करते हैं। तो आप हमें जो है रीच आउट कर सकते हो यूट्यूब पे, आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पे भी हमें जो है फॉलो कर सकते हो। सो इसी तरीके की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा यहाँ पे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होगी होंगी, एपी में जाना है या एआर में जाना है, कौन सा प्रोफाइल आपको सूट करेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।